नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। एसपीएन 9 न्यूज़ में आज बात करने वाले हैं एकनाथ शिंदे की। एकनाथ शिंदे सीएम के पद पर कब तक बरकरार रहेंगे, कब तक बीजेपी उन्हें रखेगी और जो विपक्ष उन पर आरोप लगा रहा है, जो जिस तरीके की भविष्यवाणी कर रहा है, उस भविष्यवाणी का आज खुलासा करने वाले हैं कि क्यों आखिर शरद पवार उनको लेकर भविष्यवाणी कर रहे हैं कि वो ज़्यादा दिन तक बीजेपी के साथ नहीं रह सकते, सीएम पद पर नहीं रह सकते। इतना ही नहीं, चलिए विपक्ष कहता तो थोड़ा सा ये लगेगा कि चलिए आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन जब बीजेपी की तरफ से पाटिल साहब कहते हैं कि भाई हमने दिल पे पत्थर रखकर बनाया है, तो आज यही जानेंगे कि इन भविष्यवाणियों का मतलब क्या है और वाकई में क्या लंबे सफर तक सीएम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे क्या सीएम पद पर बरकरार रहेंगे। बेहद खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं प्रांशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले ये सवाल से शुरुआत करना चाह रहा हूँ कि क्या एकनाथ शिंदे को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्या उन्हें पद से हटना पड़ेगा जी। इसके पीछे का रीजन मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये कि एक तो उनके अंदर अंतरकला और दूसरा विपक्ष का आरोप। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में आगामी विधानसभा चुनाव तक सीएम पद पर बरकरार रहेंगे या कुछ उलटफेर होगा? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ जी आपका। और जैसा कि यहाँ पर आपने जो सवाल खड़े किए हैं, वाकई में ये सवाल लंबे वक्त से खड़े होते चले आ रहे हैं, क्योंकि जब से ये सरकार बनी है पहले मंत्रिमंडल को लेकर सवाल उठे थे कि मंत्रिमंडल के गठन में इतनी देरी क्यों हुई। 9 अगस्त के दिन मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, पहले मंत्रिमंडल का गठन, और 30 जून के दिन मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ग्रहण की थी। तो इसके चलते यहाँ पर विपक्ष ने, एनसीपी ने दावा किया था, शरद पवार ने दावा किया, अजीत पवार ने दावा किया कि सरकार 2 ही लोगों से चल रही है और ये सरकार लंबे वक्त तक नहीं चल पाएगी, 6 महीने में ये सरकार गिर जाएगी। और आज भी वही स्टेटमेंट आते हुए नजर आ रहे हैं किसी ना किसी नेता की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर शिंदे सरकार की तरफ से जो कुछ फैसले लिए गए हैं उसके चलते अब इस वक्त देखा जाए महाराष्ट्र में वेदांता प्रोजेक्ट को लेकर काफी ज्यादा सियासत तेज है। आखिरकार उस प्रोजेक्ट को गुजरात के हाथों में क्यों थमा दिया गया, आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या रही थी, वो तमाम मुद्दे खड़े हो रहे हैं। राज ठाकरे ने भी यहाँ पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या यहाँ पर ऐसा क्या था। तो पैसों को लेकर भी यहाँ पर सवाल खड़ा कर दिया गया है। करोड़ों रुपए का वो प्रोजेक्ट आखिरकार आपने महाराष्ट्र के हाथों से जाने कैसे दिया। अब बात यहाँ पर आती है, जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी के समर्थन से यहाँ पर सरकार तो बन गई, लेकिन क्या ये सरकार टिक पाएगी बीएमसी चुनाव तक? तो इस वक्त देखा जाए देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर कह दिया बीएमसी चुनाव में शिंदे गुट और बीजेपी एक साथ उतरेगी। हालांकि जीत भी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हाल ही में हमने देखा ग्रामीण पंचायत चुनाव जो हुए हो उसमें शिंदे गुट और फडणवीस को बहुत ही बड़ी जीत हुई है और उद्धव को बहुत बड़ा झटका लगा है। तो ऐसे में सवाल यहाँ पर सरकार गिरने को लेकर सबसे बड़ा ये भी है कि चुनाव आयोग फैसला किसके पक्ष में सुनाएगा। एक तो रीजन ये भी हुआ और दूसरा ही तरफ रीजन यहाँ पर ये हुआ कि आपने ये पूछा कि बीएमसी चुनाव से पहले यहाँ पर उलटफेर देखने को मिल सकता है। उलटफेर जरूर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये नहीं लगता कि बीएमसी चुनाव से पहले यहाँ पर सरकार गिर जाए, क्योंकि बीजेपी उनके साथ खड़ी हुई है और मुझे नहीं लगता कि उनकी सरकार गिरेगी। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, बीजेपी का आपने जिक्र किया प्रांशु जी, तो मैं ये समझना चाहूंगा कि वाकई में बीजेपी उनके साथ खड़ी है या उन्हें खड़ा कराया गया है। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं था और कोई जानता ही नहीं था इस मास्टर स्ट्रोक के बारे में, जिसको कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे साहब सीएम बनेंगे। क्या ये पहले से प्री प्लान था? क्या पहले से ये सब चीज़ तय था कि वही बनेंगे? क्योंकि इतना जो तामझाम हुआ यहाँ वहाँ जाना, क्या बीजेपी आज उन्हें खड़ा की है या मजबूरन उन्हें खड़ा किया गया है? अब वो इसलिए क्योंकि 2019 में अगर आप जाएंगे तो हम सबको ये पता चलेगा कि दरअसल उद्धव ठाकरे भी यही डिमांड कर रहे थे कि भाई हम आपके साथ रहेंगे तो हमें सीएम बना दें। तो फिर जब इतना ही है तो उनको क्यों नहीं बनाए? क्या आज उद्धव ठाकरे को चिढ़ाने के लिए, उन्हें खिजलाने के लिए, उनका खुन्नस निकालने के लिए उन्हें बनाया गया? क्या बीजेपी उसको बनाई है या फिर वाकई में महाराष्ट्र की तरक्की के लिए उन्हें बनाया? क्या इसके पीछे किस तरह का रणनीति देख रहे हैं आप? बीजेपी की रणनीतियां यहाँ पर क्या कुछ कहती हैं ये आप बखूबी जानते हैं आसिफ जी। बीजेपी को सत्ता में आने से मतलब है, बीजेपी को सत्ता में आना था, लेकिन बात यहाँ पर उन्होंने शिवसेना को आगे रख के कर डाली। तो ऐसे में देखा जाए कहीं ना कहीं उनको शिवसेना को अपनी तरफ करना था और इस वजह से शिवसेना की तरफ से यहाँ पर सीएम पद उनको सौंप दिया गया। बीजेपी के पास तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। जिस तरीके से जनसभा को संबोधित करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि उद्धव की सरकार जब तक गिर नहीं जाएगी तब तक वह सुकून से नहीं बैठेंगे, और उनकी रणनीतियां काम भी आई। डंके की चोट पर जिस तरीके से उन्होंने ऐलान किया था, वह रातों रात जाकर एकनाथ शिंदे से मुलाकात करते थे, तो कहीं ना कहीं प्री प्लानिंग तो थी ही, क्योंकि आप रातों रात उनसे मिलने क्यों पहुंच रहे हैं? जब विधायक बागी हो गए, बगावत कर बैठे, उस वक्त बीजेपी ने पूरा फायदा उठाया। तो जाहिर सी बात है बीते लंबे वक्त से जो रार चल रही थी शिवसेना के अंदर, जिसे शरद पवार पहले से ही पहचान चुके थे, लेकिन उद्धव ने उसे संभाल ही नहीं पाए थे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को जब वो चीज समझ में आ गई तो बीजेपी ने पूरा फायदा उठाया और आज देखा जाए बीजेपी
बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को आगे जरूर किया है, लेकिन आप गौर करें यहाँ पर बड़े से बड़ा पद जो मंत्रालय है वो देवेंद्र फडणवीस को दिए गए हैं। देवेंद्र फडणवीस को लगातार बीजेपी आगे बढ़ा रही है, क्योंकि दावे ये हैं कि आने वाले समय में बीजेपी की सरकार बनेगी, देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो एकनाथ शिंदे यहाँ पर एक, हम कह सकते हैं कि एक जरिया बन गए हैं यहाँ पर बीजेपी के लिए, और कहीं ना कहीं वह शिवसेना को अपनी तरफ करने में लगी हुई है बीजेपी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो वहीं क्या अगर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अगर हम चर्चा करें, या फिर लोकसभा चुनाव को, या फिर बीएमसी के ही चुनाव को, हालांकि कल गुफ्तगू जब हमने आपसे किया था, हालांकि इस पर खुल के बात किया था, लेकिन ये सवाल और ये एंगल मैं पूछना भूल भी गया कि क्या लगता है बीजेपी को जिस तरीके का इस वक्त समर्थन और साथ एकनाथ शिंदे से मिल रहा है, क्या विधानसभा चुनाव में और उनसे फायदा होगा या नुकसान होगा? बीएमसी चुनाव में फायदा होगा या नुकसान होगा एकनाथ शिंदे से? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि एकनाथ शिंदे पहले वो शिवसेना के साथ, उद्धव ठाकरे के साथ थे, तो शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन था, तो पहले वो शिवसेना के लिए जाने जाते थे। तो एकनाथ शिंदे को अब उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आना, क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा आगामी विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और बीएमसी में, या नुकसान होगा? देखिए, बीजेपी की खुद की रणनीतियां हैं, उसके चलते भी फायदा होगा, और रही बात एकनाथ शिंदे की, तो उनसे भी फायदा होने वाला है, क्योंकि जो ओपिनियन पोल किए गए थे उसमें देखने को मिला था कि अब तक के वह महाराष्ट्र में लोकप्रिय मुख्यमंत्री बन चुके हैं। जमीनी स्तर से जुड़कर वह काम करते हुए नजर आए, भले ही मंत्रिमंडल का गठन ना हुआ हो, लेकिन शिंदे ने यहाँ पर फडणवीस के साथ मिलकर जो काम किए, लगभग 750 आदेश पारित किए गए थे एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की तरफ से सरकार के बन जाने के बाद, बिना मंत्रिमंडल के गठन के। तो ये काबिले तारीफ है जिस तरीके से फैसले लिए गए। दूसरी ही तरफ ठाकरे की सरकार के वक्त जो फैसले लिए गए उन पर भी गौर किया गया। यहाँ पर जगहों के नाम बदलने को लेकर चर्चा हुई, उन फैसलों को सुरक्षित रखा गया था और उन्होंने यहाँ पर ऐलान भी किए, हालांकि कई फैसले उन्होंने बदले भी हैं। तो ऐसे में देखा जाए एकनाथ शिंदे यहाँ पर जमीनी स्तर से जुड़कर जो काम कर रहे हैं, उन्होंने भी यहाँ पर कही थी कि मुझे चुनाव चिन्ह की जरूरत नहीं है, और वह जमीनी स्तर से जुड़कर काम करना पसंद करते हैं। एक तरफ तो वह ये दावा करते हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि चुनाव चिन्ह उनको चाहिए, क्योंकि असली शिवसेना उनके पास है, ये दावे किए गए विधायक उनके पास हैं। तो सवाल यहाँ पर तमाम चीजों को लेकर भले ही हैं आसिफ जी, लेकिन एकनाथ शिंदे से कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदे जरूर हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और यही हकीकत है, तभी तो गुजरात का मामला भी बीच में आ रहा है। चलिए एक आखिरी सवाल क्यों रोक कर रहा है, और आखिरी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये कि सीएम एकनाथ शिंदे को लेकर सब अपनी अपनी भविष्यवाणी कर रहे हैं। इस भविष्यवाणी का क्या मतलब निकाला जाए, और क्या ये भविष्यवाणी, हालांकि आपने तो कह दिया कि नहीं देंगे, लेकिन फिर भी इस भविष्यवाणी को लेकर क्या बीजेपी के खेमे भी डर है? अगर डर नहीं है तो फिर ये उनके अध्यक्ष जो हैं वहाँ के पाटिल साहब, उन्होंने क्यों कहा कि दिल पे पत्थर रखकर हमने सीएम बना दिया? और कभी कभी नाराजगी की खबरें विधायकों से आ रही हैं। फिर उधर शरद पवार, आप जानते ही हैं 6 महीने के अंदर उन्होंने सरकार गिराने का दावा किया था। इन भविष्यवाणियों का क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये बेबुनियाद है, गैर जिम्मेदाराना बयान है, या फिर इसका मतलब ये निकाला जाए कि भविष्य में कुछ कहा भी नहीं जा सकता? कैसे देख रही हैं आप? देखिए, भविष्य में क्या होगा जाहिर सी बात है, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, हम सिर्फ कयासों के आधार पर बात कर सकते हैं। जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी के लिए यहाँ पर कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया, आज जनता उन्हें पसंद कर रही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस को कुछ ऐसा भी करना पड़ेगा कि जनता उनको और ज्यादा पसंद करे, क्योंकि नवनीत राणा और रवि राणा ने एक बात कही थी कि देवेंद्र फडणवीस जब सत्ता में रहे थे, जब मुख्यमंत्री रहे थे, तो जनता उन दिनों को याद करती है, उद्धव ठाकरे की सरकार के वक्त। तो कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस ने भी काफी कुछ किया है, लेकिन आज के समय में देखा जाए तो नुकसान यहाँ पर बीजेपी को झेलना पड़ सकता है, बिल्कुल झेलना पड़ सकता है। जिस जगह पर पसंद किए जा रहे हो एकनाथ शिंदे, वहां पर भला बीजेपी को स्वीकार करने में थोड़ा जनता को समय भी लग सकता है, क्योंकि एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। रातों रात एक बड़ा फैसला, उद्धव ने जब इस्तीफा दिया तो वाकई में ये हैरान कर देने वाला था, और अब एकनाथ शिंदे अगर मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो जनता उन्हें एक्सेप्ट कर रही है। तो जाहिर सी बात है आसिफ जी, भविष्य में क्या कुछ होगा वो तो हम भविष्य पर ही छोड़ते हैं, समय पर ही छोड़ते हैं, लेकिन आने वाले समय में देखना यही दिलचस्प होने वाला है कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग का जो फैसला आएगा, उस फैसले के बाद एकनाथ शिंदे कितने बड़े बदलाव करते हैं। और इस पे लोगों की निगाहें बनी भी रहेंगी। वाकई में महाराष्ट्र का चुनाव जो आगामी है वो वाकई में दिलचस्प होने वाला है, और वो इसलिए क्योंकि उद्धव ठाकरे के हाथ में अब कुछ नहीं है, और वो अपना बदला लेने के लिए किस तरीके से उनको हराएंगे, इस पर लोगों की निगाहें बनी हैं। और देखना होगा कि सीएम पद पर वो बरकरार रहते हैं या फिर उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है, जिस तरह की खबरें आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रांशु जी हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही, हम दोनों को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहे एसपीएन न्यूज़। नमस्कार।